कृष्णपाल गुर्जर कहते थे कि बड़खल में विकास खुद चलकर आएगा। 2009 के चुनाव में मैं टिकट के बहुत करीब आप लोगों के लिए काम करना है, आप लोगों के साथ हूं। टिकट मुझे नहीं मिली। जब चौधरी कृष्णपाल जी ने कहा कि 14 साल बाद तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया था, तो धनेश का भी खत्म हुआ, चाहे फरीदाबाद से नहीं तो बड़खल से। बड़खल विधानसभा में ऐसे कौन से 5 प्रोजेक्ट्स आप मानते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स के आने से बड़खल की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, आपको बता देता हूँ, जो एनआईटी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एसजीएम नगर का एरिया है, ये फरीदाबाद का सबसे पॉश एरिया होगा, सबसे महंगा एरिया होगा, यहाँ हर आदमी रहना पसंद करेगा। 2009 में आपने बताया कि टिकट कटा, वो टिकट भी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कटवाया और अब आपको बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान कृष्णपाल गुर्जर का है। अच्छा, 2014 के चुनाव में धनेश अदलखा विपुल गोयल की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए थे, जिद पर। किसके कहने से माने थे विधायक? उस समय पार्टी में 2 लोग काम करते थे, अजय गौड़ और धनेश अदलखा। लेकिन कहीं ना कहीं जब विपुल को टिकट मिली तो मुझे बहुत दिक्कत ये हुई। आपको नहीं लगता आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इतनी नजदीकियों के कारण आपने खुद को बाकी नेताओं से, बाकी मंत्रियों से दूर कर लिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मानते हैं आप कि मनोहर लाल खट्टर से करीबी होने के नाते आपको राजनीति में एक्स्ट्रा बूस्ट मिली? चुनाव के दौरान धनेश अदलखा और सीमा त्रिखा के बीच एक साइलेंट वॉर दिखाई दी। दीदी के समर्थकों में जो आज भी कहीं ना कहीं परेशानी के सबब अपने आप में खुद पर खुद रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फरीदाबाद जिस तरीके से बीजेपी के अंदर ही 2 खेमे बट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बाद कृष्णपाल गुर्जर की मदद के बिना उसको विधानसभा पहुंचना इतना आसान है, ये नामुमकिन समझो। मेरी एक इच्छा थी, मैं कई बार गाना भी गाता हूँ तो मंत्री जी हंसते हैं, सारे दोस्त भी मेरे हंसते हैं। वो गाना था, एक तमन्ना जीवन की बस प्यार तेरा ही, गाने की तरह गा कर शादी तुझी से हो मेरी, जैसे आप गाते हैं, अब तो बोल कर दिखा रहे हैं, गा कर। कि गल पा के मैया दिया चुनिया, आज मैंने नच लैंड दी, कि आज मैंने नच। माँ के अंदर माँ की ममता, और मेरी माँ, वो कहते हैं ना कि दुनिया भर की गलत निगाहें तेरा क्या बिगाड़ेंगी, तेरी माँ की दुआएं भी तो तेरे साथ रहती है। ये कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपए पार्षदों को उनके काम के लिए नगर निगम कमिश्नर की तरफ से फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। बड़खल के पार्षद 2 करोड़ रुपए को ऊँट के मुंह में जीरा समझते। तो बाकी जो मंत्री हैं फरीदाबाद, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विपुल गोयल के लिए, राजेश नागर के लिए, गौरव गौतम के लिए? अरावली की गोद में बसी एक ऐसी विधानसभा जहां सत्ता, पर्यावरण और राजनीति तीनों की टक्कर अक्सर सुर्खियों में रहती है। कहते हैं कि इस विधानसभा में ना तो हमेशा दोस्ती रहती है और ना ही हमेशा दुश्मनी। यहाँ जो जीता वही सिकंदर। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपा राणा के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे नेता जिनकी पॉलिटिक्स में कनेक्शन भी रहे, कंट्रोवर्सी भी रही और वो हमेशा डिस्कशन में भी रहे। 2 बार के पार्षद रहे, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरपर्सन रहे और बड़े चेहरों के करीबी माने जाने वाले बड़खल विधानसभा के तेज तर्रार विधायक धनेश अदलखा इस वक्त मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है। आपके जीवन को देखते हुए एक गाना मेरे मन में याद आता है, अमिताभ बच्चन का गाना है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आपको लगता है सूट करता है गाना? देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा तो ही उसका नाम होगा, तो ही उसकी कंट्रोवर्सीज भी होंगी। जब कोई कुछ करेगा ही नहीं तो कोई उसका क्यों नाम लेगा? उसका नाम ही नहीं आता। करना पड़ेगा तो ही आपकी जिंदगी का सार बनेगा। बिल्कुल, इसीलिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठी। अच्छा, एक सवाल है विधायक जी, जनता कहती है कि धनेश अदलखा की स्पीच शुरू हो या फिर खत्म हो, एक बार कृष्णपाल गुर्जर जरूर आते हैं। जनता तो यहाँ तक भी कहती है कि इसके पीछे शायद ये तो नहीं कि जो कृष्णपाल गुर्जर के करीब वही पावर के करीब। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने मंत्री जी की कई स्पीच सुनी होंगी। 2009 के चुनाव में मैं टिकट के बहुत करीब था, लेकिन पार्टी के अंदर मेरा उस तरीके का
एक अटैचमेंट वाला अभी जो सिस्टम था वो नहीं था, क्योंकि 2007 में मैं पार्षद बना, 2 साल में ही चुनाव आ गया। तो जो लीडरशिप थी उसको मेरी वर्किंग स्टाइल्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो उस समय जो टिकट मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब चौधरी कृष्णपाल जी ने कहा कि 14 साल बाद तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया था, तो धनेश का भी खत्म हुआ, चाहे फरीदाबाद से नहीं तो बड़कल से। बड़कल से सही। कारण सिर्फ यही है कि पार्टी में रह करके मैंने पार्टी की निष्ठा के साथ कभी भी आज तक कोई भी चुनाव हुआ, पार्षद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मैंने टिकट मिली तो भी, नहीं मिली तो भी अपने चेहरे पे कोई शकन नहीं आने दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पार्षद होते हुए भी छोटे से छोटे रूप में काम करते हुए आज पार्टी ने और मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, कहीं ना कहीं आपको राजनीति में कुछ ना कुछ सीखने के लिए किसी न किसी को अपना गुरु मानना होता है, उसके अंदर क्या खूबियां ये देखना होता है। मैंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के अंदर एक खूबी क्या देखी, हाँ। मैं महसूस करता था कि यार ये केंद्र के मंत्री हैं और किसी की सीवर की प्रॉब्लम है और जेई को फोन कर दिया डायरेक्ट, क्या प्रोटोकॉल है। लेकिन नहीं, छोटे से छोटा कोई भी मिल जाए। धनेश इसके पिताजी हमारे साथ, जब मैं पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, हमारे साथ थे, तो उनको उस तरीके से ध्यान रखना, उनके यहाँ शादी में, ब्याह में, दुख में, सुख में जाना, हर व्यक्ति से मिलना, ये खूबी उनके अंदर मैंने देखी। और जल्दी से, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2 मिनट में उखड़ जाते हैं, लेकिन उनका स्टेमिना, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनका मिलने का, सामने वाला कितना इरिटेट कर सकता है ये हम कई बार सोचते हैं कि अब साहब गुस्से हुए, अब साहब गुस्से हुए, लेकिन वो फिर भी उसके साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम कुछ भी कह सकते हो, मेरे बुरे वक्त के साथी हो। तो ये चीज उन्होंने एक चीज सिखा दी कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ एक थोड़ा सा समय आपका डगमगाने का रहता है, जब वो चुनाव लड़ते हो, उस चुनाव के समय जो व्यक्ति आपके साथ हर दम रहा और आज वो आपके सामने कुछ बोल रहा है तो उसके हक से बोल रहा है, उस हक को मारो मत, उसको उसके हक के अंदर अपनी सहमति जता के उसकी मदद करने की तरफ बढ़ जाओ। आपने कहा, आपने कई सारी बातें बताई, आप तो कृष्णपाल गुर्जर को गुरु मानती हैं। एक सवाल ये मेरा भी है और जनता का भी है कि कृष्णपाल गुर्जर आप में ऐसा क्या मानते हैं, ऐसे कौन से रिश्ते हैं कि वो आपको हमेशा बेटा कहकर देखिए, मैं आपको बोलते हैं? जो मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक पिता को बेटे के बारे में पता होता है और बेटे को अपने पिता के बारे में पता होता है। ऐसे ही मेरे गुरु के रिश्ते मेरे साथ जो हैं वो केवल एक ही चीज पे टिके हुए हैं, उनका एक विश्वास कि लोगों का जो काम है, लोगों के काम को, जनता के विश्वास को बना के रखना, उसी रिश्ते से वो मुझे पूरी तरह एक विश्वास के रास्ते पे लेते हैं। और दीपा जी, एक चीज बताऊं, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात खोल रहा हूं, जिस दिन वो कहते हैं कि धनेश मेरा बेटा है, धनेश आपका अनमोल हीरा है, वो तो कह के चले जाते हैं, मेरी आंख के आंसू नहीं रुकते। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे दे जाते हैं कि मुझे उस विश्वास पे खड़ा उतरने के लिए और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, और ज्यादा संभल के चलना पड़ता है, और ज्यादा मेहनत करके रहना पड़ता है। तो ये मैं एक चीज सोचता हूँ कि एक गुरु की खूबी भी है कि अपने शागिर्द को किस तरीके से संभाल के चलना है, और एक शागिर्द की भी ये ड्यूटी बन जाती है कि गुरु ने जो शब्द कह दिए वो पार उतरने चाहिए, चाहे जिंदगी में कुछ भी किसी रूप में खत्म हो जाए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। 2009 में आपने बताया कि टिकट कटा, वो टिकट भी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कटवाया, और अब आपको बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान कृष्णपाल गुर्जर का है। शायद पॉलिटिक्स में रिश्ते इतनी जल्दी बदल जाते हैं। शायद मैं आपको एक चीज कहता हूं कि 2009 में मुझे टिकट मिलती और मैं हार जाता और मेरी पॉलिटिकल डेथ हो चुकी होती। वो मेरे गुरु को प्रैक्टिकल, उनको पता है कि इस समय परिस्थितियां क्या है। और मैंने एक चीज और देखी, जब भी चुनाव होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी भी स्टेट की विधानसभा हो, कृष्णपाल गुर्जर जी उसकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। धनेश यहाँ ये होगा, और लोग बैठे होते हैं ये होगा,
तो हम सोचते हैं अच्छा, जब वो कैलकुलेशन करके बताते हैं और जब रिजल्ट आता है तो लगभग सेम रिजल्ट होते हैं। तो उनका जो तजर्बा है वो ये बताता है कि उनकी जो 40 साल की पॉलिटिकल लाइफ को उन्होंने जिया, वो सारी चीजों को समझते हैं, परखते हैं, देखते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, तब बोलते हैं। अदरवाइज क्या होता है पॉलिटिकल में, कुछ भी बोल दिया अपनी माइलेज के लिए। कभी भी कृष्णपाल गुर्जर ने झूठ की राजनीति नहीं करी। आज 6 बार चुनाव जीतने के बाद बार बार हरियाणा में मिनिस्टर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कोई कारण तो होगा। केवल एक ही कारण है, जनता के साथ उनका 1-to-1 टच और उनका विश्वास। लोग एमएलए एमपी बनने के बाद गेट के दरवाजे बंद कर देते हैं, गेट पे चौकीदार खड़ा कर देते हैं, मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी की दिल्ली कोठी पे आप जाओगे, आपको गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता, आप सीधा जाते हो, वो बैठे होते हैं अपने जिस तरीके से वो मिलने का उनका मिलनसारिता है। आज इसीलिए वो बार बार चुनाव जीतते हैं। लोग उनको पसंद क्यों करते हैं, उनकी एक खूबी कि वो एक वक्त था, शुरू हुआ था फरीदाबाद में कुल्ला पानी मंत्री, कि सबके दुख में सबके सुख में चाहे किसी भी कीमत पे हो वो जाते हैं, मिलते हैं, उनके दुख सुख को हरते हैं। यही उनकी खूबी है, इसीलिए लोग साथ हैं। कुछ लोग कई बार फेसबुक पे कुछ न कुछ लिखते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये व्यक्ति सवेरे तो साहब के दरवाजे खड़ा होता है, दूसरी पार्टी के लोग शाम को साहब से काम करवा रहा होता है, लेकिन पार्टी के नाते वो कुछ ना कुछ बेचारा जरूर लिख रहा होता है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा सबकी पसंद है, अपनी पार्टी में भी और पार्टी से बाहर भी। तो यही सभी कारण है जिसकी वजह से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विधायक धनेश अदलखा को अपना बेटा कहते हैं। यही आशीर्वाद है उनका मेरे पे। अच्छा, 2014 के चुनाव में धनेश अदलखा विपुल गोयल की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए थे, जिद पर थे। किसके कहने से माने थे विधायक जी? ये राज भी आज खोल दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ मेरा दिल से प्यार था चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से। उस समय पार्टी में 2 लोग काम करते थे, अजय गौड़ और धनेश अदलखा। इस विधानसभा से बहुत अच्छे से मेहनत करते थे। मैं निगम पार्षद रहते हुए मेरी माँ उस समय दोबारा पार्षद बन चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब विपुल को टिकट मिली तो मुझे बहुत दिक्कत ये हुई कि राजनीतिक तौर पर बतौर फाइनेंसर, बतौर पता नहीं क्या क्या, मैं उसका पता नहीं मुझे पार्टी के लिए क्या उनके संबंध थे मुझे नहीं पता, लेकिन रूट लेवल पे जो काम था, पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अजय गौड़ और हम 2 लोग इस विधानसभा में काम करते थे। मुझे जब टिकट नहीं मिली तो मेरे साथियों ने इतना प्रेशर बना दिया कि चुनाव लड़ना ही लड़ना। तो उन्होंने छोटे भाई से बात करके शाम को घर पे एक प्रोग्राम रख लिया। मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा यार ये गलत ना हो जाए, क्योंकि मेरे को मनोहर लाल जी बेटे की तरह मानते थे। मुझे लगा कहीं संबंध खराब ना हो। पर जब शाम को मैंने अपने घर पर एक हजूम देखा तो मेरा भी मन ये हो गया कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। परंतु अगले दिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर सुबह सुबह घर आए, मेरी माँ से मिले और एक बात कही कि आज मैं धनेश को आपसे ले रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, इसकी चिंता करना मेरा काम है, आप निश्चिंत रहो, इसको पार्टी में आगे मैं बढ़ाऊंगा, इसकी मेहनत को मैं देखूंगा। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि जब सारी चीज़ें खुद वो कह रहे हैं कि तेरी कोई चिंता नहीं, फिर मैंने मनोहर लाल जी का फ़ोन, जब वो चुनाव करनाल से लड़ रहे थे तो हमारे पूर्वी महानगर के जिला संचालक संजय जी के फ़ोन से फ़ोन आया, तो मैंने मनोहर लाल जी ने कहा कि दिनेश जो कृष्णपाल जी कह रहे हैं उस बात को मानो
और कहीं भी कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं। वो दिन चला गया। फिर उसके बाद मैं पार्षद बना, मेयर बनाने के लिए मुझे प्रॉमिस किया गया, किसकी परंतु तरफ से? माननीय कृष्ण पाल जी भी और माननीय मनोहर लाल जी भी और पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या हुआ, जो मेयर की पर्ची निकली वो एससी की निकली। उस परिस्थिति में मुझे हरियाणा सरकार में कोऑपरेटिव बैंक्स का चेयरमैन बनाया गया। मेरे को पार्टी ने बहुत दिया, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया। मेरे को संभालने के रूप में मेरे पिताजी नहीं थे, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बेटे की तरह संभाला भी मुझे, पिता का फर्ज भी अदा किया। और पार्टी के अंदर मेरे जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी ने भी, राजकुमार वोरा जी ने भी, अजय भाई ने भी, सब ने संभाला मुझे। उस रूप में मैं पार्टी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर पल हर क्षण उन्होंने मुझे मान सम्मान के साथ मनोहर लाल खट्टर का जिक्र आपने किया, क्या मानते हैं आप कि मनोहर लाल खट्टर से करीबी होने के नाते आपको राजनीति में एक्स्ट्रा बूस्ट मिली? देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास जब भी मैं किसी काम के लिए, किसी लोगों के लिए गया, तो बाबूजी का बड़ी जल्दी से किसी के लिए हाँ भरने की वो नहीं थी। वो पहले उसके क्वेश्चन को परखते थे कि क्या ये कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त तो नहीं है, क्या कोई इसमें इंटरेस्ट तो नहीं है। फिर जब उनको दिखता था नहीं, तो वो उस काम को करते भी थे। फाइनेंस कमेटी हमने जब चलाई नगर निगम के अंदर, हम देवेंद्र जी, मैं, सुमन जी, मनमोहन गुप्ता जी, मनमोहन गर्ग जी, कपिल डागर जी, हमने लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास जो एस्टीमेट्स और टेंडर के वर्क ऑर्डर के रेट्स में फर्क था उसको करेक्ट किया। उसका मनमोहन लाल जी कई बार जिक्र करते हैं कि धनेश ने और पूरी टीम ने मिलकर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इस चीज से बचाया। तो वो इसलिए प्यार भी करते थे कि धनेश पढ़ लिख करके हर चीज को बोलता है। आपकी जो जिंदगी है कंट्रोवर्सी से तो बहुत करेक्ट रही है, जैसे शुरुआत में कहा भी। फार्मेसी लाइसेंस रिश्वत मामले में विजिलेंस एफआईआर के बाद क्या धनेश अब्दुल्ला को कहीं लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर रुक सकता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। कारण उसी दौरान फार्मेसी काउंसिल के चुनाव थे। मुझे सरकार की तरफ से मैसेज था कि आपने चुनाव नहीं लड़ना। मैंने कहा यदि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो गलत होगा, लोग सोचेंगे कि मैं इसमें लिप्त था, इसलिए मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। सरकार ने कहा कि हम आपको नॉमिनेट करेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का चुनाव लड़ा और हाईएस्ट वोट से चुनाव जीता। तो मैंने एक ही इंटरव्यू में बात कही कि यदि मैंने फार्मेसिस्ट साथियों से रिश्वत ली होती तो आज ये मुझे वोट ना दे रहे होते। और आज आपको बताता हूं कि मुझे विधानसभा तक ले जाने में इन्हीं फार्मेसिस्ट साथियों का मेरा बहुत बड़ा हाथ है। हर फार्मेसिस्ट साथी ने मेरी विधानसभा में आकर के उनके जो भी रिश्तेदार जानकार यहाँ रहते थे सबको कहा कि धनेश को जिताना, ये तुम्हारा साथी बनेगा। तो क्या जब आप चुनाव के लिए पहुंचे बीजेपी आला कमान के पास, तो क्या कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा गया बीजेपी से, धनेश अब्दुल्ला से बीजेपी ने? मेरे को कोई क्लियरेंस किसी को नहीं देनी पड़ी, क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज थी तो पार्टी के पूरे संज्ञान में था, नीचे से लेकर के ऊपर तक, कि फर्जी मार्कशीट मामला जो था, मेरे बाद जो चेयरमैन बने मेरे से ज्यादा सख्त बने। आज बीबी सिंघल हमारे चेयरमैन है, वो मेरे से ज्यादा सख्त है। मैं तो फिर भी पॉलिटिकल था, मुझे चुनाव लड़ना था, तो मैं तो फिर भी रिलैक्स होकर के बात करता था। आज बीबी सिंघल इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते हैं कि कोई भी गलत काम करने ही नहीं देते। तो आज क्या है, आज भी यही चीज होगी। जब वो सख्ती से काम करेंगे तो यूनिवर्सिटीज जो फेक मार्कशीट इशू करती हैं वो लोग उनके पीछे भी पड़ेंगे। ये चीजें तो रहती है। आपको ऐसा लगा राजनीति में दोस्त कम और उपयोग करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं? नहीं, मैं फिर बताता हूँ तो आपके दोस्त हैं? कि मैं कई बार इमोशनल होता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ता था तो मेरी वाइफ मुझे बार बार कहती थी कि आप रो पड़ते हो। वो उसका कारण ये था कि जब मैं पहली बार 2005 में चुनाव लड़ा, आज 2005 से 2026 के सफर में 21 साल हो गए। जो आदमी उस समय 40-45 साल का मेरे साथ जुड़ा था, आज वो 65 से 70 साल का हो गया। और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था और वो जोर जोर से मेरे नीचे से नारे लगाता था तो मुझे वो प्यार नजर आता था। सेक्टर 9, 10, 11 के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दी। मैंने 4 चुनाव लड़े,
चारों चुनावों में। इवन एक चुनाव में तो मेरी मदर को पार्षद पार्टी की ने टिकट दिया। मेरी मदर जो है वो फिजिकली हैंडीकैप है, वो लोगों तक पहुंचने में असमर्थ थी। उनको भी लोगों ने 4200 वोट देकर के चुनाव जिताया। जब मैं कहता था कि ऐसा क्या था कि तुमने मेरी माँ को चुनाव जिता दिया, तो सारे एक बात कहते थे, माँ सांझी है। और रिश्ते भी मेरे साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट के साथ है। लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। सेक्टर 9, 10, 11 में तो आज भी मैं कोई फंक्शन होता है तो इमोशनल हो ही जाता हूँ। चुनाव के दौरान धनेश अदलखा और सीमा त्रिखा के बीच एक साइलेंट वॉर दिखाई दी। सीमा त्रिखा के साथ मेरे बड़े पारिवारिक संबंध रहे, लेकिन क्या होता है जी, टिकट जब मिलती है ना तो छोटा सा रहता है। लेकिन मैंने दीदी से एक बात कही कि दीदी 2 बार आप रह ली, एक बार आपका छोटा भाई हो जाएगा, हम दोनों भाई बहनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु दीदी को कोई दिक्कत नहीं हुई। दीदी के समर्थकों में जो आज भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब अपने आप में खुद ब खुद रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको दिक्कत थी। दीदी ने कभी कोई गलत कमेंट नहीं किया, कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया, कोई इस प्रकार का गलत संदेश नहीं दिया जो मेरे चुनाव को कहीं भी गलत मैसेज दे। टिकट की दौड़ में और भी कई लोग थे, रेणु भाटिया, राजीव जेटली और भी कई नाम। सब मेरे साथी, हम लोग पार्टी में इकट्ठे चले। आज टिकट सिर्फ आपको ही क्यों मिली? मैंने मनोहर लाल जी के पास जब कोई टिकट मांगने जाता है ना, तो कहते हैं टिकट तो मैं नहीं दे सकता। तो सब हाथ जोड़ के कहते हैं बाबूजी टिकट तो आपने देनी है, बाबूजी टिकट आपने देनी है। तो कहते हैं कि भाई आपकी विधानसभा में 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, सब लोग मेहनती हैं, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पार्टी के भी डेडिकेटेड हैं, 20-20 साल हो गए हैं। टिकट तो जिसके माथे पे लिखी है उसको मिलेगी। तो ये चीज आपको आपके भगवान के साथ जो जोड़ करके लेके चलती है। और मेरा तो मेरे बाबा शनि महाराज जी पे इतना विश्वास है कि आज तक वो मुझे उन्होंने पीठ लगने नहीं दी कभी मुझे। कृष्णपाल गुर्जर कहते थे कि बड़खल में विकास खुद चलकर आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं पार्षद था तब से बाबूजी ने मेरी कार्यशैली को देखा था। जब वो सेक्टर 9-11 में जाते थे तो लोगों से पूछते थे कोई काम हो तो बताना, तो वो कहते थे कि आपने जो चेला छोड़ रखा है यही काम बहुत कर देता है। तो ये चीज उनके लिए बड़ी खुशी की रहती थी। और आज भी जब वो बड़कल में कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह फंक्शन में, तो उनकी एक खासियत है, वो पूछते जरूर है धनेश काम ठीक कर रहा है। यदि कोई आदमी मेरे बारे में कहता है कि बाबूजी यहाँ दिक्कत है, तो कुछ नहीं, गाड़ी में बैठते सबसे पहला फोन वो बजाएंगे कि धनेश ये चीज अपनी संभालो, ये चीज अपनी करो। कई बार मैं मतलब सोचता हूँ कि वो गाड़ी में बैठ के फोन कर रहे हैं, उनका ड्राइवर भी है, गनमैन भी है, स्टाफ भी है, सबके सामने वो फोन कर रहे हैं, लेकिन उनकी खूबी है वो अपने आदमी को खराब नहीं होने देते। उसको कैसे संभालना है वो 2 मिनट नहीं लगाते कि सवेरा होगा तब तक कितनी गलतियां कर चुका होगा ये पता नहीं, उसकी गलती को अभी से सुधार दो। आपको नहीं लगता अदलखा जी कि आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इतनी नजदीकियों के कारण आपने खुद को बाकी नेताओं से, बाकी मंत्रियों से दूर कर लिया है? मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है लेकिन दोस्ती भी नहीं है। नहीं, कोई दोस्ती नहीं। उससे फर्क भी नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि मुझे यदि काम करना है तो मैं उनके पास जाता हूँ, अपना काम कराता हूँ, अपनी विधानसभा के लोगों के लिए जो मेरा हक है उसको मांग के आता हूँ। और सबको पता है कि ये गलत काम के लिए नहीं आता। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि धनेश के पास केवल एक ही चीज होती है उसकी डायरी में कि मेरी ई लाइब्रेरी बना दो, मेरी मल्टी लेवल पार्किंग बना दो, मेरा एलिवेटेड पुल बना दो, मेरा स्टेडियम बना दो, मेरी सीवर का टेंडर कर दो। उनको भी ये लगता है कि यार ये लड़का कभी भी किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग खिलाफ कभी इन चक्करों में मैं नहीं पड़ता, इसलिए सब लोग पसंद करते हैं। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ एक संबंध आत्मीयता का है जो इस जीवन तो रहेगा। और बाकी जो मंत्री हैं फरीदाबाद, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विपुल गोयल के लिए, राजेश नागर के लिए, गौरव गौतम के लिए? देखिए
सब पार्टी के हमारे विधायक भी बने, मंत्री भी बने। मेरे को किसी से किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं है। मेरी जनता के लिए मुझे किसी से भी झोली अड़ानी पड़ेगी तो मैं अड़ाऊंगा, लेकिन मेरी निष्ठा और मेरी आस्था मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी के साथ है। और व्यक्तिगत रूप से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मुझे मेरे पिता के बाद यदि इस दुनिया में किसी ने बहुत अच्छे से संभाल करके चलना सिखाया तो वो मेरे गुरु ने सिखाया, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने सिखाया। वो आस्था मेरी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन फरीदाबाद जिस तरीके से बीजेपी के अंदर ही दो खेमे बढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा कभी बड़कल के अंदर जहाँ मैं काम करता हूँ इसलिए महसूस नहीं होता कि उस क्षेत्र से मैं विधायक हूँ और मेरे गुरु वहाँ हमारे सांसद हैं, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। और बड़खल के अलावा बाकी विधानसभाओं में, लोकसभा में ऐसा महसूस हुआ आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना पता है कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर वो शख्स है, आज यदि कोई फरीदाबाद में ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बाद कृष्णपाल गुर्जर की मदद के बिना उसको विधानसभा पहुंचना इतना आसान है, ये नामुमकिन सा नजर आता है। कारण क्योंकि जब भी कोई चुनाव लड़ता है, वो चुनाव में जहां भी जाता है, उसकी कोई भी यदि नाराजगी किसी से है और कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ही दूर करते हैं और उसकी जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि वो जीते, पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, पार्टी की सरकार बनेगी, पार्टी के लिए सब कुछ होगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को सबको टिकट मिली, इंद्रजीत जी के बेटे को, राव इंद्रजीत सिंह की बिटिया को, कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, किरण चौधरी जी की बिटिया श्रुति चौधरी जी को, लेकिन देवेंद्र चौधरी जी को टिकट नहीं मिली। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी का सब्र और अपनी पार्टी पे विश्वास, अपने शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास अटूट है। उन्हें पता है कि पार्टी जो भी सोचती रही आज तक मेरे लिए, उनका दायित्व तो पार्टी तय करती रही और वो उसको निभाते रहे, उसका निर्वहन करते रहे। ये उनकी जिम्मेवारियों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का नियम रहता है। अदरवाइज क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एक समय हुआ मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन मैंने चौधरी कृष्णपाल जी में कभी भी विचलता देखी नहीं। उनके बेटे देवेंद्र चौधरी के अंदर कभी विचलता नहीं देखी। दोनों के अंदर एक खूबी है कि वो ये कहते हैं कि पार्टी है, पार्टी की सरकार है, पार्टी हमारी माँ है, ये है तो हम सब कुछ है। ये बहुत बड़ी। आपने कहा जो विधायक विधानसभा तक पहुंचते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी उनका पूरा साथ देते हैं, और जो कृष्णपाल गुर्जर से हटकर चलने की कोशिश करते हैं उनके लिए? देखो, मैंने एक चीज देखी है, मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होते एक चीज शब्द प्रयोग किया था कि वो बहुत सहनशील है और किसी को भी माफ करने में देर नहीं लगाते। जब चुनाव आता है तो मैंने बहुत लंबे लंबे लेटे हुए लोग देखे हैं। कहाँ? उनके दरबार, उन्हीं के दरबार में, उनके ऑफिस में। दरबार आप कह रहे हैं? दरबार वो क्या है ना, पार्टी की एक परिपाटी है कि वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और उनको कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन पार्टी की कीमत पर वो किसी से दोस्ती नहीं करते। जहां पार्टी है वह पार्टी है, दोस्ती दोस्ती की जगह। तो जब ये चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं जिनके भी आपने पहले नाम भी लिए, ये सब लोगों के मददगार वो होते हैं। अंतरात्मा से उनको भी पता है, उनकी आत्मा भी जानती है, मेरी आत्मा भी जानती है और जो साथी हैं उनकी आत्मा भी जानती है। जब टिकटॉक का दौर चल रहा था तो एक शब्द आया कि होडल से उदयवान को कौन हराएगा, तो उन्होंने कहा हरिंदर रामरतन। तो सब लोगों को लगा यार ये कृष्णपाल जी क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हरिंदर रामरतन भी चुनाव जीते। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जब ये बात होती थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, उस परिस्थिति में भी कृष्णपाल का जलवा पार्टी के साथ, पार्टी की भूमिका के साथ इस तरीके से खड़ा था कि आज हरिंदर रामरतन भी उदयभान को हरा करके एमएलए है। तभी आप कहते हैं कि आपने मंच से कहा था कि किसी ऑफिसर ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर एमएलए बनाने की फैक्ट्री है। ये सच्चाई है। तो एक सवाल मेरा इसी पर है
क्या आप भी उसी फैक्ट्री के सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं या नतीजे हैं? 100% मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही उसको तराश करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कृष्णपाल गुर्जर 100% वो काम करते हैं कि पार्टी का उम्मीदवार जीते, और वो तराश लेते हैं कि ये व्यक्ति मेहनती भी है, आज्ञाकारी भी है, पार्टी के प्रति लॉयल भी है, पार्टी के लिए 100% ये खड़ा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को वो फिर आगे बढ़ाते हैं और वो जीतता है, तो और लोग कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक बनाने की फैक्ट्री है। फरीदाबाद के अंदर आप देखिए पार्षदों का में भी यही है, पार्षदों में भी यही है कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को ये पता है विधायक के साथ मिलकर, जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के संगठन मंत्री, सबके साथ विचार मंत्रणा करके कि फला व्यक्ति कहाँ से कौन कौन हमारा आज्ञाकारी भी है और हमारे बुरे वक्त में साथ रहा, आज वो जीत सकता है, तो हमें अपनी पार्टी के अपने कैडर के व्यक्ति को जिताना चाहिए। तो अपने कैडर को, भारतीय जनता पार्टी के कैडर को पूरी तरह समायोजित करते हुए पार्टी के कैडर के व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और उसको पार्षद भी बनाते हैं, और यदि वो पार्षद रहते हुए बहुत अच्छा काम करता है, सिस्टम में रहता है, तो उसको एमएलए तक भी पहुंचाते हैं। हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रिकमेंड करते हैं बनाने के लिए, करते हैं। ये चीज उनके साथ है, इसीलिए उनको कई बार फरीदाबाद की राजनीति का भीष्म पितामह भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि उनके साथ बहुत लोग ऐसे जुड़े जो आज बहुत जगह स्थापित हुए, अपने आप में बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थापित है वो कई बार रास्ता भटकते हैं, लेकिन जब उनकी अंतरात्मा कहती है तो उनको याद आती है कि हम आज जो कुछ भी हैं वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के कारण। बड़खल विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बड़खल में दिनेश अदलखा विधायक के लिए क्या प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट या फिर इन्वायरमेंट? देखिए इन्वायरमेंट 100% है, डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाना है, क्योंकि मेरी एक ऐसी विधानसभा है जो एग्रीकल्चर विधानसभा नहीं है। लगभग 80% इसमें पहाड़ है। इस पहाड़ पर लगभग 7-8 जो गांव हैं वो पहाड़ पर हैं। उन गांवों के, अभी पीछे आपने अनंतपुर का मामला जब देखा तो ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत, पीएलपीए के तहत उसको बचाने का काम, उसको संजोने का काम, क्योंकि गांव बहुत बड़ा गांव है, धरोहर है, उन सारी चीजों को करते हुए हमारा बड़खल ग्रीन रहे उसकी तरफ हम पूरी तरह ध्यान दिए हुए हैं। आप देखिए अब आपको धीरे धीरे बड़खल के अंदर आप नीलम फ्लाईओवर से उतरते हैं, वो चौक हमने पूरी तरह चौड़ा किया, दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, आगे चलेंगे तो स्लिप रोड बन रही है। ऐसे ही तिकोना पार्क से लेकर के चिमनीबाई चौक तक आप रोड देखेंगे, आपको पता लगेगा कि शहर में ऐसी भी रोडें होती है। बहुत अच्छे से उस रोड को हमने डेवलप करने का काम किया। अभी उसमें 70% काम हो गया, 30% हम अगले अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। लाइटिंग है जी। अनंतपुर में जब फार्म हाउस, अवैध फार्म हाउस तोड़े गए, वहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो काफी पंचायतें हुई, बड़े लेवल पर वहां पर नारेबाजी हुई विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। उस वक्त कितना टफ थी वो सिचुएशन आपके लिए, कितनी चुनौतीपूर्ण थी? देखिए एक चिंता थी, एक ही चिंता कि ये अनंतपुर गांव जो है ये बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर यदि कहीं भी कोई आंच आती है तो शायद हम जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उस रिश्ते से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने मुझको, सतीश फागना जी विधायक एनआईटी, श्री मूलचंद शर्मा जी पूर्व मंत्री विधायक बल्लभगढ़, हरेंद्र जी रामरतन खौडल विधायक जी, हम चारों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रॉमिस किया कि गांव की जो आबादी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी से मिले, उनको पूरी चीज से अवगत कराया कि ये कोई आज का गांव नहीं है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां यहाँ अपनी जिंदगी को जी के गई हैं। ये बहुत ऐतिहासिक गांव है, इस गांव ने बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को भी जन्म दिया। तो वो चीज़ें होते हुए हमने जब ये चीज़ें रखी तो आज लगभग
ये मामला खत्म हो चुका है। हाँ। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कई लोग बार बार कई चीजों को कटाक्ष करते हैं। मैं एक चीज जानता हूं, फिर वही बात आ जाती है, फरीदाबाद को संजोने का संभालने का कोई काम करता है तो फिर कहता हूं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर करता है। क्यों करता है? जब मोहना पे कट आना था तो कट के लिए एक माहौल बना दिया। लोकसभा चुनाव था, किसी भी तरीके से इसके चुनाव को खराब किया जाए। फंडिंग करने वाले लोग वहां फंडिंग कर रहे थे ताकि धरना खत्म ना हो। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने कसम खा के कह दिया कि मोहना का कट जरूर होगा, लेकिन फिर भी धरना खत्म नहीं किया। तो उसके पीछे मंशा थी कि किसी भी तरीके से कृष्णपाल गुर्जर को खराब किया जाए। किसकी मंशा? विपक्ष की, कि भी किसी भी कीमत पर ये कहीं नुकसान हो इसको। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि एक बात आई जाति विशेष के लिए कि उस जाति विशेष ने बीजेपी को वोट बहुत कम दिया, लेकिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बड़ी मीटिंग में कहा कि 50% से ज्यादा मुझे उस जाति विशेष की वोट मिली, इसलिए मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। क्यों? क्योंकि हर गांव के अंदर, मैंने कहा कि हर गांव के अंदर इनका अपना एक सबके साथ आत्मीयता का अटैचमेंट है। वो चीज इनके साथ इनको मजबूत करती है। और जब भी विधानसभा चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, पार्षद चुनाव हो, जहां चौधरी कृष्णपाल गुर्जर चले जाते हैं, बैठ गए तो उठते तब है जब सामने वाला मन चुका होता है। ये उनकी खूबी है, ये उनकी खासियत। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में चौथी मंजिल का शोर बहुत है। लोग कह रहे हैं साहब इतनी मेहनत से बनवाया है, क्यों तोड़वा रहे हैं? अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश किए गए कि जो इस तरीके से अवैध बने हुए निर्माण है उनको तोड़ा जाए। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरी विधानसभा का कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को किसी बिल्डर के यहाँ लगा रहा है और फिर वो टूट जाए तो दर्द तो होगा। कई बार कहते हैं ना कि जो प्रजा है उसके साथ जो जनप्रतिनिधि है उसका संबंध एक परिवार का भी होता है, और परिवार का नुकसान उसका व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, जनप्रतिनिधि का भी होता है। तो मेरा एक फर्ज बनता है कि चौथी मंजिल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिन पैरामीटर्स के तहत अलाउड है अब बनाइए। अदरवाइज किसी भी कीमत पर जनता के पैसे को आप बिल्डर्स के साथ जो अवैध निर्माण करके चौथी मंजिल की रजिस्ट्री भी करा देते थे। और रजिस्ट्री कैसे कराते थे? फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर लिखते हैं, रजिस्ट्रियां उठा के आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर लिखते हैं और बाकी को फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं। लेकिन फिजिकली आप चेक करोगे तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है और वो जो थर्ड फ्लोर है वो फोर्थ फ्लोर है। उससे लोगों को बड़ा दिक्कतें हुई और बेचारे लोग मेहनत का लोन लेकर के मकान खरीदते हैं। और जब उनको पता होता है कि जब पता लगता है कि मैं आज 10 साल बाद बेटे के लिए, जब उनका बेटा जॉब पे लग जाता है कि दूसरी जगह शिफ्ट कर लूं, तो वो बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि तब तक ये परतें खुल चुकी होती है कि वो अवैध निर्माण है। वो बड़ा आघातित होता है। आप 2 रुपए फालतू खर्च करिए, लेकिन जिस मकान का, जिसका बिल्डर फ्लोर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, केवल वो ही फ्लोर खरीदे। अन्यथा इन चीजों से बचें, क्योंकि आपकी बड़ी जिंदगी की मेहनत की कमाई है। मेरा आपके माध्यम से सब लोगों से ये भी आग्रह है कि कोई भी अवैध निर्माण की बनी हुई बिल्डिंग का कोई फ्लोर ना खरीदे। बड़कल विधानसभा में ऐसे कौन से 5 प्रोजेक्ट्स आप मानते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स के आने से बड़कल की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही ये एलिवेटेड फ्लाईओवर्स जो हनुमान जी की मूर्ति से दोनों, एक वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ जाएगा बीपीटीपी का और एक अमृतानंदमयी हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, इन दोनों के एलिवेटेड निकलने से एक 868 करोड़ रुपए का है, एक 642 करोड़ रुपए का है। इन दोनों के बनने से ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ हो चुका होगा। जो लोग आज गुड़गांव से इधर आते हैं या फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हैं, उनको 3 जगह से निकलना होता है, बाटा फ्लाईओवर, नीलम फ्लाईओवर, बड़कल फ्लाईओवर।
तीनों पे जाम की स्थिति इसलिए बन जाती है कि सुबह सबने ही ड्यूटी जाना है, स्कूल की बसेस भी होती है। जब ये एलिवेटेड पुल बन चुके होंगे तो कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं होगा। आरआरपीएस के आने से बड़कल का जो एरिया है, आपको बता देता हूँ, जो एनआईटी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और एसजीएम नगर का एरिया है, ये फरीदाबाद का सबसे पॉश एरिया होगा, सबसे महंगा एरिया होगा। यहाँ हर आदमी रहना पसंद करेगा क्योंकि मेट्रो के बिल्कुल नजदीक होगा, एलिवेटेड फ्लाईओवर्स के बिल्कुल नजदीक होगा। लोग, आपको बता देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और एसजीएम नगर में रहने के लिए, सैनिक कॉलोनी, इस एरिया में रहने के लिए लोग ये कहेंगे यार काश हमारे पास वहाँ कोई फ्लोर हो। क्यों? सबसे पॉश एरिया, सबसे अच्छा एरिया ये बनने जा रहा है। कब तक ही जनता तक हमारा पहुंचे प्रयास ये है होगा? कि सितंबर तक हम इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मनोहर लाल जी इसका उद्घाटन करें, तो हमारा प्रयास ये है कि सितंबर तक हम इसको बिल्कुल रूट लेवल पे स्टार्ट करने का काम करेंगे, जो 3 से 3.5 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। और इसके साथ साथ ही एनआईटी नंबर 1 का बाजार शहर का वो बाजार रहा है कि हर व्यक्ति उस बाजार में जाकर के कुछ ना कुछ खरीदता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो बाजार खराब होता जा रहा है। फड़ी मार्केट, बाहर रोड पे लगाने वाले मार्केट, ये हमारे एनआईटी के लोगों का कल्चर नहीं है, ना वो ये पहनते, ना वो ये बेचते। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि वहाँ पार्किंग के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग आ जाए। तो संतों के गुरुद्वारे के साथ हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन है, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए तो लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हो, लोग इजीली जा करके जो वो हमारे एनआईटी के बाजार से खरीदते थे वो खरीद सके। साथ ही साथ एक ऐसा सेंटर सेट करना चाहता हूँ कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो लोग हमारे यहाँ आए, उनको कोई किराया ना देना पड़े। ऐसा एक सेंटर में बनाने जा रहा हूँ द मॉल ऑफ फरीदाबाद के सामने। अमूल्य चंद्रा लाइब्रेरी को हम 4 मंजिल बना रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्लासरूम्स होंगे कि आप आइए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, जो आपकी फीस है आप लीजिए, लेकिन हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। ऐसे ही बच्चों से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जो वहाँ पढ़ाने वाला ट्यूशन के लिए आएगा उससे भी कोई चार्जेस नहीं आएगा, हम उसको खुद बियर करेंगे। और बच्चों को, जैसे अब सेक्टर 17 बच्चे जाते हैं, कोई कॉमर्स पढ़ने जाता है, कोई फिजिक्स पढ़ने जाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ने जाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ने जाता है, उनको हम वहीं ऐसी सुविधा दें कि वो लेक्चरर वहाँ आए, उनको हम स्पेस प्लेस अवेलेबल कराएंगे, आप यहाँ आइए। तो ये कब तक? ये तो इसी साल हम शुरू कर देंगे जी। 1 साल के अंदर हम उसको कंप्लीट भी करेंगे। एक हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल है एनआईटी नंबर 3 का, उसके अंदर हम पूरा प्राइवेट स्कूल की तरह हम उसको तैयार कर रहे हैं। उसका उद्घाटन अभी 18 तारीख को माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से करा रहे हैं। वो स्कूल हमारा सीबीएसई का स्कूल है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे जो 11th-12th हमारे यहाँ से कर रहे हैं, लगभग 400 से 450 बच्चे होते हैं, उनको अन अकेडमी वाला, फिजिक्स वाला, इनसे टाई अप करके उनको पढ़ाएं ताकि जेई मेंस, एडवांस, नीट को क्लियर करें और बच्चे अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें। इस पे हमारा ये फोकस है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी बड़ी रोड्स हैं, नीलम बाटा रोड, गुरु तेग बहादुर चौक, गुरु तेग बहादुर चौक से माँ गुजरी बाई चौक, वहां तक दोनों तरफ आप देख रहे हो नाले बन रहे हैं। नालों के साथ साथ हम डेकोरेशन का काम करेंगे। जो हमारा गुरु तेग बहादुर चौक है वहां से लेकर के शहीद भगत सिंह चौक तक, शहीद भगत सिंह चौक से वापस घूमते हुए वापस हमारा माताजी चौक तक, पूरा इस एनआईटी के इलाके को रोड चौड़ी हो, अच्छे से डेकोरेटेड हो, लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसको नजर आए कि ये शहर साफ सुंदर अच्छा शहर। ये तो बताया आपने वो ऐसे प्रोजेक्ट जो कुछ आपने कर भी रहे हैं, जो आप चल रहे, कुछ पर आपका काम करना भी बाकी है, जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है। लेकिन अगर बात करें बड़खल की, तो बड़खल में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं, क्या आपको लगती है? देखिए, बड़कल में जब मैं एमएलए बना, मैंने 22 दिन चुनाव लड़ा। उस 22 दिन में हर घर के अंदर लोग अपने बाथरूम में ले जाके कहते थे देख पानी है। पानी, सीवर की इतनी बड़ी समस्या थी। लेकिन आज मैं पिछले 6 महीने से एक बात कहता हूँ, सीवर की समस्या बताना, कोई हो तो बताना, भरे मन से कहता हूँ कोई हो तो बताना, सिर्फ इसलिए कि हमने उसको सिस्टमेटिकली
सुपर सेकर्स और हमारी नगर निगम की टीम ने, हमारे एक्सियंस, हमारे जेईज ने मिलकर के उसको आज अच्छे से संभाल करके बड़कल के अंदर कहीं कोई सीवर की समस्या आज लगभग नहीं है। साथ ही साथ हमने पूरी बड़कल को फिलिप्स की 60 वाट की लाइट से जगमगाने का काम शुरू किया। पहले फेज में 4000 लाइटें हमने पिछले 3 महीने पहले लगा दी हैं। अभी 7000 लाइटें हम मई में हमारे पास आ जाएंगी, वो भी हम जून एंड तक इंस्टॉल कर देंगे। 13700 लाइटें हमें लगानी है। फिलिप्स इंडिया के साथ हमारा टाई अप हो चुका है। 13700 लाइटों को हम लगा करके 5 साल की गारंटी के साथ लोगों को इस समस्या से भी निजात देने जा रहे हैं। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध फार्म हाउस पर तो खैर आपका पीला पंजा चला ही, लेकिन कुछ अभी भी रह गए और कुछ दोबारा बन रहे हैं टूटने के बाद भी। तो ये दोनों मामले काफी चर्चा में रहे, इन पर आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, ये अरावली का पहाड़ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इस पर किसी भी कमर्शियल गतिविधि के लिए परमिशन नहीं दी, इसलिए वो जो बैंक्वेट हॉल्स थे वो कमर्शियल एक्टिविटी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी की निगरानी में उनको ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। 5-7 लोगों ने अभी स्टे लिया हुआ है, वो भी जल्दी स्टे वेकेट होगा और कहीं भी आपको अरावली की पहाड़ियों में इस प्रकार की कमर्शियल गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए नहीं दिखेंगी। अगर वहां दोबारा फिर कोई फार्म हाउस अपना बना रहे हैं तो उसके डिस्ट्रिक्ट खिलाफ फॉरेस्ट क्या? ऑफिसर की ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा कि कहीं भी दोबारा कोई भी व्यक्ति वहां पर किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ बढ़ने का प्रयास ना करे। एक बात ऐसी आपसे जुड़ी हुई जो शायद आम लोग ना जानते हो, विधायक धनेश अदलखा की तरफ से उन्हीं के सेक्टर में काफी सालों से एक गाड़ी आपकी चलती है, आपका ड्राइवर है, जो जितने भी वहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो काम हैं, जिनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या कोई भी अन्य कोई परेशानी हो, उनका सॉल्यूशन आप करते हैं। इस बात में ये देखिए, सच्चाई और ये कब से चल रहा है काम आपके द्वारा? मैंने आज तक इस बात को कभी डिस्क्लोज नहीं किया। और इस सवाल पर तो मैं कहूंगी भी कि धनेश अदलखा जो सेवा के धनी, मेरा को 2019 जब कोविड पीरियड शुरू हुआ, मेरे बहुत दोस्त, क्योंकि हम सेक्टर 9 में 87 से रह रहे थे, पढ़े यही बड़े यही हुए, उनके फोन आते थे, धनेश पापा का ध्यान रखना, धनेश मम्मी का ध्यान रखना, धनेश पापा का फोन आया था ये चीज मिल जाए तो मेरे ड्राइवर को मैंने कहा ये दे आ, ये करा, तो उन्होंने कहा बेटा वो ना बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, मेरा ये बिल भी जमा कराना है मोबाइल का, तो बिल जमा कराया। किसी ने कहा मेरा बिजली का बिल जमा करा दे, वो बिजली का बिल भी जमा कराया। वो हुआ तो अचानक था, लेकिन मेरे उस ऐसा प्यार मुझे खुद नहीं पता लगा कि वो बनता बनता चला गया कि मेरे ड्राइवर ने जिसका भी फोन आता था, हाँ अंकल मैं कर दूंगा, हाँ अंकल मैं चला जाऊंगा। मेरे पास फोन आया तो मैंने उसको कहा भैया मैं चला जाऊंगा, मैं कराऊंगा, वो कराता रहा। तो सेक्टर 9, 10, 11 में उस तरीके से वो एक ऐसा माहौल बनता गया कि आज तक भी वो बंद नहीं हो पाया। अंकल का फोन आना, धनेश वो बेटा परसों ना तेरी आंटी ने जाना है, तो वो टैक्सी वाले को बोलना ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा। तो कई बार मेरे दोनों बेटे कहते हैं पापा आप MLA हो गए, अब तो इनको कह दो कि किसी और की ड्यूटी लगा दे। बल्कि बेटे बच्चे तो बाहर रहते हैं, और मेरे दोस्त रहे हैं तो अंकल आंटी मुझे ही फोन करते हैं, और मैं कह देता हूँ भाई एक सूबे है सेक्टर 9 में, उसका टैक्सी का काम है, वो बहुत मेरा ट्रस्टवर्दी है, उसको मैं कह देता हूँ यार ड्राइवर गाड़ी भेज देना, अंकल आंटी को एयरपोर्ट छोड़ाएगा, ले आएगा, या कोई उनके, मतलब उस तरीके से रिश्ते ऐसे बनते चले गए कि वो भी एक मेरा अलग ही एक 300-350 परिवारों से ना एक अलग आत्मीयता का प्यार बन गया। तो वो पता ही नहीं चला। जो दोस्त के पेरेंट्स थे उनके अलावा भी जो सीनियर सिटीजन जो अपने बिना बच्चों के रहते हैं, सबके लिए वो सबके लिए होता चला गया ना, कि जैसे अब सेक्टर 9 का कम्युनिटी सेंटर है, उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर बहुत लोग शिकायत करते हैं कि लोग ड्रिंक करते हैं, लोग ताश खेलते हैं। एक बहुत बड़ी बात आज खुलने जा रहा हूं वहां की, वहां पर उन्होंने एक बोतल मंगानी,
30 लोग उस ड्रिंक करना, प्याज भी मंगाना, टमाटर भी मंगाना, सब रिटायर्ड लोग हैं। तो जो लोग नहीं पीते 2-4, वो फिर वहां उनकी थाने में शिकायत कर देते थे फोन करके कि जी वो वहां तो शराब पी जाती है। तो जो भी एसएचओ आता था वो नया आता ही सबसे पहले सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर में जरूर आता था। फिर मेरी बात होती थी कि ये सब लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये बार में नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं है, तो ये अपना शाम को 7 बजे जाते हुए एक आधा पैक पी लेते हैं और पैदल पैदल अपने घर तक जाते हैं। इनको पीछे से आवाज भी मारो ना, फलाना नरूला अंकल, बिद्रा अंकल, पर जो भी, ये मुड़ के भी नहीं देखते, ये सीधा अपने घर जाते हैं। आपको कोई कंप्लेंट इनकी तरफ से नहीं मिलेगी। और जब वो एसएचओ जाता था तो एक बात कहता था, यार ये बात तो है कि ये सारे सीनियर सिटीजन सेक्टर 9 वाले में कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने देते, आपस में मिलजुल पूरा है, दुख सुख के सबके एक दूसरे के साथी है। ये चीजें कई बार जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है सेक्टर 9 बहुत बड़ा मैसेज देता है कि फरीदाबाद में इस तरीके की भाईचारे का कम्युनिटी सेंटर भी बहुत कम है। अब मैं बहुत जल्दी एनआईटी में एक ऐसा ही कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहा हूँ जहाँ सभी सीनियर सिटीजन बैठे मिले और तिकोना पार्क स्कूल के साथ, तिकोना पार्क मंडी के साथ उसको बनाने जा रहा हूँ, जहाँ लोग बैठे कैरम बोर्ड खेलें, ताश खेलें, अपने जीवन को अच्छे से यापन करें और दोस्ताना संबंधों के साथ रह पाए। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। फरीदाबाद की नेता नगरी में विधायक गणेश अदलखा का सबसे पक्का दोस्त या सबसे करीबी कौन है, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को छोड़कर? वो तो आपकी गुरु है। क्या देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां तक राजनीति की बात आती है तो मैं कहीं ना कहीं इस रूप में, यदि बहुत ही मेहनत से काम करने के रूप में, बहुत ही सबके साथ मिलनसारिता के रूप में, कहीं ना कहीं मेरे को जब पार्टी ज्वाइन कराई तो गोपाल शर्मा जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में लेके आई और आज कोई भी बात होती है तो मैं कई चीज़ उनसे पूछ भी लेता हूँ। उनका तजर्बा है, वो 91 से पार्टी के अंदर पूरी तरह सक्रिय रह करके काम करते हैं और आज वो बहुत पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब भी कोई चीज़ जिले के अंदर करनी होती है तो उनसे राय जरूर ली जाती है। मैं उनको भी कहीं ना कहीं एक रूप में अपना हितैषी समझता हूँ। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस नेता नगरी में आपका? आपको एक चीज बताऊं कि मेरे जितने भी पार्षद भी हैं ना, मैं उनको भी कहता हूं, राजनीति में दुश्मन कोई होता ही नहीं, इसलिए दुश्मनी पालो ही मत। काम करते चलो, मेहनत करते चलो, लोगों की सेवा करते चलो, वक्त आएगा दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। ये जो लोग थोड़ा सा भी नाराजगी करते थे उनको लगता था यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, उनको लगता था कि यार ये 10-10 साल तक सड़कें बनाने का काम, पड़ी रहनी, टूटी फूटी रहनी। ये धनेश की जहन में रहता है कि कोई काम मैंने शुरू किया है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बारंबार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और एलिवेटेड पुल के लिए मेरी तहे दिल से जिन्होंने मदद करी, केंद्र में मंत्री, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और नायब सिंह सैनी, इन 3 ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस पुल को, इस एलिवेटेड को फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी बनाने का काम किया। इस आरआरटीएस को फरीदाबाद से नोएडा ले जाने के लिए गुड़गांव से मनोहर लाल जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कृष्णपाल जी से बात करके सारी चीज़ों को, कि कई कई कॉलोनीज हैं बीच में हटाने में दिक्कत तो नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ सारी चीज़। एक चीज़ और चलती थी, आश्रम से लेकर के सराय तक लोग बड़े फंसते थे। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि मैं आश्रम से सराय ख्वाजा 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। ये सच्चाई है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने इतनी मेहनत करी उस कार्य के लिए, लगभग 800 करोड़ रुपए के काम को उन्होंने अमली जामा पहना दिया। अब आश्रम से जो वो आप बाईपास से आप जाएंगे सराय काले खां से आप आश्रम आएंगे तो
फ्लाईओवर जा रहा है, उसी फ्लाईओवर से अटैच होते हुए ये सीधा सराय ख्वाजा आकर के उतरेगा। लोगों को शायद 10 मिनट भी ना लगे। ये बात उनकी कि किसी भी कीमत पे ये शहर जो है आने वाले समय में जेवर से जैसे कनेक्ट किया है, जयपुर से जैसे कनेक्ट हुआ है, गुड़गांव से आरटीएस से और एलिवेटेड पुल से कनेक्ट होगा, आश्रम से इधर से कनेक्ट होगा, नोएडा से आरटीएस से और मंझावली वाला पुल भी शुरू होने जा रहा है। ये फरीदाबाद की जो भौगोलिक स्थिति है, ये फरीदाबाद को इतना आगे ले जाने वाली है कि जेवर एयरपोर्ट फरीदाबाद के लिए, यूपी के लिए तो वरदान साबित होगा ही होगा, लेकिन फरीदाबाद और पलवल के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है कि जितने भी कनेक्टिविटीज है वो सब फरीदाबाद को क्रॉस करके गुजर रही है। और जितने भी उतार चढ़ाव का काम किया वो फिर वही बात आती है कृष्णपाल गुर्जर ने किया कि जो गांव वाला चला गया जी मेरे को यहाँ कट मिल जाए, अभी पीछे 8 सेक्टर के लोग गए हुए थे। आप ये देखेंगे कि इस कैली गांव से लेकर के और बॉर्डर तक 10 उतार चढ़ाव है, किसी शहर में इतने उतार चढ़ाव नहीं मिलेंगे। साहब को ये पता है कि नहर पार जाने के लिए केवल 3 पुल होते थे, खेड़ी पुल, चंदावली वाला और बड़ौली वाला। लोग जाम में फंस जाते थे। आज 1 दर्जन पुल है। नहर पार के लोग आज यदि जमीनों के रेट और वहां जो डेवलपमेंट हो रही है, यदि ये पुल ना बने होते तो कनेक्टिविटी ना होती। कृष्णपाल गुर्जर की बहुत लंबी सोच थी, दूरगामी सोच थी कि जो उसने पहले ही शहर बसने की तरफ चले, उनकी सुविधाओं को देखते हुए लगभग 1 दर्जन के आसपास उसके आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बना। आज वो शहर नया शहर बन के निकल रहा है। विधायक ये 2 बार आप पार्षद रहे, 1 बार मदर पार्षद रही आपकी माता जी। ऐसा क्या जादू कर दिया जनता पर कि लगातार आपको ही पार्षद बनाए? देखिए दीपा जी, पार्षद जनता के बीच में एक ऐसी कड़ी होता है जो छोटी से छोटी गली, मोहल्ला, पार्क, दुख सुख सब चीजों को अच्छे से जानता होता है। यदि वो बाखूबी उस चीज को कर लेता है तो जनता भी उसको छोड़ती नहीं है। मैं पार्षद बना, फिर मेरी माँ पार्षद बनी, फिर मुझे पार्षद बनाया। इसी तरीके से जब मैं विधायक बना तो मेरे जब पार्षद मेरे जीत के आए, उनको भी मैंने एक ही चीज सिखाई कि मेरी जो रिपीट पे रिपीट थी उसका कारण एक ही था कि आप लोग जनता के बीच में दुख में सुख में 100% मौजूद रहिए। साथ साथ सीवर की, पानी की, लाइट की जो उनकी समस्या है उनको दूर करने के लिए हर वक्त तत्पर रहिए। जल्दी से जल्दी उनकी काम को निपटा के लोग आपको पसंद करेंगे और आप कभी भी नहीं हारोगे। कोई आपको गाली नहीं देगा, आपको सब पसंद करेंगे। उसी तरीके से वो लोग लगे हुए हैं। जी, पार्षद से फार्मेसी काउंसिल के चेयरपर्सन, उसके बाद विधायक, अब क्या आगे की क्या सोच? मेरी कोई भी ड्यूटी मैंने आज तक तय नहीं करी। कुछ तो सोचा होगा, कोई तो ड्रीम होगा। जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट है बड़कल के लिए, कुछ तो ड्रीम अपने लिए भी होंगे। सच्ची बताऊं, मेरा एक ही ड्रीम, मेरे फादर भी फिजिकली हैंडीकैप थे, मेरी मदर भी फिजिकली हैंडीकैप है, मेरी एक मासी है, वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो किसी के साथ नहीं रहती, वो मेरी वाइफ और मेरे साथ रहती है। मैं कभी ये नहीं कहता मेरे साथ रहती है, आज मेरे मुंह से निकला, उनके मुकद्दर से मैं उनके साथ रहता हूँ। तो मैंने अपने घर में दर्द को देखा है। तो मेरी सोच ये रहती है कि जितनी भी वो ना नर सेवा नारायण सेवा की बात आती है, तो मैं पेंशन बनवाने का काम, आयुष्मान का काम, लोगों की क्या नीड है उस बेसिक नीड तक पहुंचने का काम करता हूँ। वही मेरा शौक है। भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, इस शौक मुझ पे बना रहे और इस शौक को तू पूरा करता रहे। इससे फालतू मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी एक इच्छा थी, मैं कई बार गाना भी गाता हूँ तो मंत्री जी हंसते हैं, सारे दोस्त भी मेरे हंसते हैं। वो गाना था, एक तमन्ना जीवन की बस प्यार तेरा ही गाने की तरह गाकर शादी तुझी से हो मेरी जैसे आप गाते हैं, अब तो बोल कर दिखा रहे हैं, गाकर। मेरे को भजन गाने का बड़ा शौक था। बचपन में
डॉक्टर नरेंद्र गई क्या मेरा मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर पे मैं सारा दिन काम करता था। मैं रात को कहीं ना कहीं जागरण में जरूर जाता था और नवरात्रों में तो जागरण ढूंढता था। तो डॉक्टर नरेंद्र गई को एक व्यक्ति ने कहा कि जी आपका मेडिकल स्टोर वाला लड़का बड़ा मेहनती है, सारा दिन मेडिकल स्टोर चलाता है, रात को जागरण मंडली में जाता है। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम इसको नहीं जानते, ये धनेश अदलखा एजेंसी के मालिक का बेटा है, ये मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर चलाता है, ये रात को मंडली में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं जाता, इसका एक जुनून है। वो जुनून मुझ में आज भी बरकरार है। मैं आज भी, मेरे पैर जो है जब माता की भजन चलते हैं तो अपने आप थरकते हैं, मुझे मतलब रुक नहीं पाता कि गल पा के मैया दिया चुनिया आज मैनू नच लैंड दे कि आज मैनू नच। तो माँ के अंदर माँ की ममता, और मेरी माँ वो कहते हैं ना कि दुनिया भर की गलत निगाहें तेरा क्या बिगाड़ेंगी, तेरी माँ की दुआएं भी तो तेरे साथ रहती हैं। मेरी माँ मेरे घर में बैठ करके एक ही दुआ करती है कि मेरा बेटा सुखी रहे, लोगों की सेवा करता रहे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सके। ये उसकी दुआ रहती है। शायरी आप करते हैं, भजन आप गाते हैं, गाना आप गाते हैं, डांस करते हुए भी हमने आपको देखा। फ्री टाइम में धनेश अदलखा क्या करते हैं, जो मी टाइम होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे फिर मैं कहता हूँ, रात को भजनों पे नाचने का शौक है। मैं टीवी चलाता हूँ, वॉल्यूम तेज करता हूँ और खूब अच्छे से तो क्या आप भी हर दिन कर पाते हैं? हर दिन तो नहीं, लेकिन महीने के 30 दिन में 20 दिन हो जाता है। 20 दिन माता के भजनों पे? माँ की ऐसी असीम कृपा है, शनि महाराज जी की ऐसी असीम कृपा है। 1987 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने कहा कि भाई इनके पर 60 सती थी, तो इसलिए आप कोकलावन शनि मंदिर परिक्रमा लगाओ। तो मैं उस समय 8th में था, तो मेरी मदर मुझे ले जाया करती थी। बल्लभगढ़ बस स्टैंड से हम कोसी की बस पकड़ते थे, कोसी बस अड्डे उतरते थे, वहां से फिर ऑटो चलते थे, वो शनि मंदिर की नंदगांव वाली रोड पर उतार देते थे, वहां से हम पैदल जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, वापस आते थे। ऐसी आस्था बनी कि आज लगभग 37-38 साल हो गए। बाबा से भी इतनी शक्ति मिलती है, पर वो न्यायाधीश है, वो दंड का अधिकारी है। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे मेरे बाबा ने इतना दिया कि मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा, मुझे गलत काम करना नहीं पड़ा, मुझे गलत काम से 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी। राजनीति में कुछ ना कुछ लोग कहते होंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जिस दिन किसी से हाथ अड़ के रिश्वत लूंगा, उस दिन बाबा मेरा देना बंद कर देगा। इसलिए मैं तो केवल अपने बाबा से मांगता हूँ, मुझे किसी से मांगना ही नहीं। बहुत सारी बातें आज हमने की। कैसा लगा सर आपको पॉडकास्ट? देखिए, जब कोई आदमी अपनी दिल की बात खुल के किसी के आगे कह पाए और मेरी किसी बात से कोई सीख ले पाए, वही आपकी आत्मा को प्रसन्नता देता है, वही दिल को सुकून देता है, वही मन को प्रसन्नता भी देता है। मैंने तो एक बात कही, निष्ठा और सब्र, 2 चीज अपने जीवन में हर व्यक्ति को रखने चाहिए। जिसने निष्ठा रख ली और सब्र कर लिया, मुझे इतना पता है कि आपने जब भी किसी के ऊपर अपना विश्वास रखा, भगवान अपने आप उस विश्वास को पूरा करने के लिए उसको प्रेरित कर देते हैं। आपने एक शब्द सुने होंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, साथ साथ वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु अपने के बलिहारी जाऊं जन गोविंद दियो मिलाए। भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है। उस पर विश्वास आपको करना है। विश्वास के बेड़ा पार होता ही होता है। निष्ठा और सब्र, 2 शब्द याद रखना, जिंदगी का मूल मंत्र है, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और आ गया मेरा, फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर किसे देखना चाहते हैं आप? देखिए, ये मेरी पार्टी
अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। मैं उस फैसले में हरदम पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ा हूं, क्योंकि सदा 25 साल से पार्टी ने मुझे मेरे दायित्व तय किए हैं और मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया। जिसको भी पार्टी डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बनाए, मैं उनसे भी कहूँगा पार्टीबाजी से उठ करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को मानना, फरीदाबाद शहर के लिए, आपके समाज के लिए क्या अच्छा है उसको करना। अभी पिछली बार की सदन की बैठक में ये कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपए पार्षदों को उनके काम के लिए मिलेंगे, लेकिन आज ही नगर निगम कमिश्नर की तरफ से फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। देखिए, कौन सा ऐसा वार्ड है जिसमें 10 से 12 करोड़ रुपए का काम नहीं हो रहा। ये एक शब्द प्रयोग करना कि पार्षदों की ग्रांट बंद हो गई है। मेरे यहाँ वार्ड नंबर 12 से 23 है। मैं हर पार्षद को कहता हूं मुझे 15 करोड़ रुपए के एस्टिमेट देने हैं आपने। कोई 4 करोड़ रुपए के लेके आता है, कोई 5 के लेके आता है, कोई 7 के लेके आता है। हमारे बीच में आपस के संबंध इतने अच्छे हों कि 2 करोड़ रुपए नजर ही नहीं आने चाहिए। 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए के आप काम अपने वार्ड में करें। मैं कहता हूँ 50 करोड़ रुपए के भी आपके वार्ड में काम है तो वो भी होंगे। आप 2 करोड़ रुपए की बात छोड़िए। वार्ड नंबर 12 से लेकर के वार्ड नंबर 23 के पार्षद मेरी विधानसभा में है। हर पार्षद इस बात को एडमिट करेगा। अभी मैं आपसे एक आग्रह और भी करूंगा कि सभी पार्षदों को भी आप जनता के रूबरू करिए, जनता के सामने रखिए कि उनकी भी जनता के प्रति क्या जिम्मेवारियां बिल्कुल हैं। उस रिश्ते में आपको पता लगेगा कि बड़कल के पार्षद 2 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा समझते हैं, क्योंकि वो सब लोग लगभग 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के काम 1-1.25 साल में टेंडर, वर्क ऑर्डर, कंप्लीशन पे लेके आए बैठे, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं। बहुत सारी आज बातचीत हुई, कंट्रोवर्सी पर भी, पॉलिटिक्स पर भी और निजी जिंदगी पर भी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? और मेरे साथ विधायक धनेश हथलखा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रहे स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपा राणा में। और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल मुझे ये भी बताइएगा कि इस पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में आप नेक्स्ट गेस्ट किसे देखना चाहते हैं। और आपका कोई सवाल अगर है बड़कल विधायक धनेश हथलखा से तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका सवाल हम विधायक तक पहुंचा सके और इनका जवाब आप तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर।